नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम चुनावी समझौते पूना पैक्ट की। लेकिन इसमें एक खास बात है। हम इसका विश्लेषण करेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की नज़र से, जिन्होंने इस पूरी प्रणाली को बहुत ही बारीकी से जांचा परखा था। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए एक पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसमें इस पूरी कहानी का सार छिपा है। जरा सोचिए, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कोई उम्मीदवार अपने ही समुदाय के वोट हासिल ना कर पाए, उनसे हार जाए, लेकिन फिर भी चुनाव जीत जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई ये कैसे मुमकिन है। लेकिन 1947 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने यही कहा कि ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि उस सिस्टम की असलियत थी जिसे बनाया ही एक समुदाय की आवाज की हिफाजत के लिए गया था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये समझौता, ये पूना पैक्ट था क्या? इसका असल वादा क्या था? इसे बनाया किस मकसद से गया था? देखिए, पूना पैक्ट असल में एक चुनावी सिस्टम था, जिसका सीधा सा मकसद ये था कि अनुसूचित जातियों को विधानमंडल में अपनी पसंद के नुमाइंदे चुनने का हक मिले। मतलब बिल्कुल साफ साफ सच्चा प्रतिनिधित्व। अब ये होता कैसे था? इसके लिए एक 2 लेवल का सिस्टम बनाया गया था। इसको ऐसे समझिए, पहले लेवल पे यानी प्राइमरी इलेक्शन में सिर्फ अनुसूचित जाति के वोटर ही वोट डालते थे और वो 4 कैंडिडेट का एक पैनल चुनते थे। फिर आता था दूसरा लेवल, फाइनल इलेक्शन। इसमें सारे हिंदू वोटर मिलकर उस पैनल में से किसी एक को विनर चुनते थे। तो फिर अंबेडकर ने सिस्टम की इतनी आलोचना क्यों की? देखिए, उनका तर्क सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि पक्के चुनावी आंकड़ों पर आधारित था। तो चलिए जरा उन आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जो पूरा विश्लेषण है वो असल में फरवरी 1946 में हुए इलेक्शन के नतीजों पर टिका हुआ था। इन्हीं चुनावों ने उन्हें वो डेटा दिया जिसकी मदद से वो इस सिस्टम के अंदर की सच्चाई को देख पाए। उन्होंने अपने एनालिसिस को 4 मेन पॉइंट्स पे फोकस किया। पहला, जो कैंडिडेट जीते उन्हें कितने वोट मिले। दूसरा, ये जो रिजर्वेशन था उसकी ज़रूरत असल में कितनी बार पड़ी। तीसरा, अलग अलग समुदायों की वोटिंग पावर में कितना फर्क था। और चौथा और सबसे ज़रूरी, प्राइमरी और फाइनल चुनाव के नतीजों में क्या फर्क था। और यहीं से एक बहुत ही अहम बात सामने निकल कर आई, और इसकी शुरुआत हुई वोटरों की संख्या में एक बहुत बड़े अंतर से। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ थे अनुसूचित जाति के वोटर, जो कुल वोटरों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा थे, और दूसरी तरफ थे सवर्ण हिंदू वोटर, जिनकी संख्या बहुत बहुत ज्यादा थी। मतलब वो एक जबरदस्त बहुमत में थे। और वोटों की ताकत का यही जो असंतुलन था, इसी ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला पैटर्न पैदा किया जब दोनों स्टेज के नतीजों को साथ रखकर देखा गया। और बस यहीं पर वो पहेली सुलझ जाती है जिससे हमने पूरी बात शुरू की थी। आंकड़ों ने क्या दिखाया कि प्राइमरी चुनाव में जिस कैंडिडेट को अनुसूचित जाति के वोटरों ने सबसे कम वोट दिए, मतलब एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, वही कैंडिडेट फाइनल इलेक्शन में बाकी सभी वोटरों की मदद से चुन लिया गया। तो इस पूरे डेटा एनालिसिस के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत ही सीधे और तीखे नतीजे पर पहुंचे। 1947 में जो मेमोरेंडम उन्होंने संविधान सभा को दिया, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा, पूना पैक्ट ने अनुसूचित जातियों को पूरी तरह से मताधिकार से वंचित कर दिया है। अब ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गंभीर बयान था। उनके तर्क को हम इन 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, जो जीतें वो अपनी जीत के लिए अनुसूचित जातियों के नहीं, बल्कि सवर्ण हिंदू वोटों के शुक्रगुजार थे। दूसरा, जो कैंडिडेट प्राइमरी में हारे वही अक्सर फाइनल में जीत गए। तीसरा, वोटरों की संख्या में इतना बड़ा फर्क था कि ये जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम सच्चे प्रतिनिधित्व के लिए किसी काम का नहीं रहा। और चौथा, ये सिस्टम ऐसे लोगों को जिता रहा था जिन्हें उसी समुदाय ने नकार दिया था, जिनका उन्हें प्रतिनिधित्व करना था। अंबेडकर ने यह भी कहा कि यह पैक्ट असल में श्री गांधी के दबाव भरे अनशन की वजह से ही माना गया था, और साथ ही कुछ वादे किए गए थे जो अंबेडकर के हिसाब से बाद में तोड़े गए। तो इस सब का मतलब क्या था? अंबेडकर आखिर ये सब क्यों कर रहे थे? ये सिर्फ कोई किताबी विश्लेषण नहीं था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ, फिर 1946 में चुनाव हुए जिससे डेटा सामने आया, और उसके बाद 15 मार्च 1947 को अंबेडकर ने अपना ये मेमोरेंडम पेश किया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई रिसर्च पेपर नहीं था, ये एक औपचारिक मांग थी जिसे सीधे संविधान सभा को सौंपा गया था। मतलब उस बॉडी को जो आज़ाद भारत का नया संविधान बना रही थी।
इसका मकसद सीधा सीधा भारत के लोकतंत्र की बुनियाद पर असर डालना था। और ये हमें आज एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे लाके खड़ा करता है, जो तब भी जरूरी था और आज भी है। कोई चुनावी सिस्टम ये कैसे पक्का कर सकता है कि वो सिर्फ किसी को कुर्सी ही ना दे, बल्कि उसे एक असली, एक सच्ची आवाज भी दे? ये सोचने वाली बात है।